आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और उसे लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अखिलेश यादव पर हमला बोला था। वहीं आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को कोई पीछे से चला रहा है, भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए शहर के अलावा गांव-गांव जाने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वहीं बीएसपी ने भी आज लखनऊ में 2024 के लिए मंथन किया है। बीएसपी अब हर विधानसभा में 75,000 नए सदस्य बनाने के लिए जोर लगा रही है। तो सवाल यही कि 24 में बीजेपी से लेंगे टक्कर, एसपी बीएसपी ने बदले तेवर। क्या है वार पलटवार की रणनीति और विपक्षी पार्टियों का बीजेपी को टक्कर देने का प्लान, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का योगी से सवाल, कौन पीछे से चला रहा है सरकार? परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई। सरकार को पीछे से कोई चला रहा है तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ? जनता से किसका संवाद, कौन जनता के द्वार? कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह, मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सस्ता पहुंचे। पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा। तबादला विवाद पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। देखिए, मेरी जानकारी में विभिन्न लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनमें शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। उसी अनुक्रम में हमने उनसे जानकारी मांगी। बीजेपी का अखिलेश परवार, जनता को विकास पसंद है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। लगन से, निष्ठा से भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने जितनी औकात थी पूरी ताकत लगा करके गठबंधन धर्म निभाने का काम किया है। ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता है। तो क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो एसपी और बीएसपी अब अपनी पार्टियों में नए सदस्यों को बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। अब ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या।
यूपी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अखिलेश यादव पर वार किया और आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। एसपी बीएसपी ने किस तरह तेवर बदले, सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात कही है, यूपी में भ्रष्टाचार है, अन्याय चरम पर है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा शहरों के साथ गांव गांव भी हम जाएंगे, अपने सदस्यता अभियान को किस तरह आगे लेकर जाएंगे, नए लोगों को पार्टी से हम जोड़ेंगे, ये भी बात अखिलेश यादव ने कही। 2024 को लेकर बीएसपी ने भी मंथन किया है और लखनऊ में बीएसपी के नेताओं की आज बाकायदा एक बैठक हुई है और उस बैठक में मंथन किया गया है। हर विधानसभा में सदस्य बढ़ाने पर जोर दिया गया है, एक टारगेट रखा गया है हर विधानसभा से। बीजेपी का 75,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, माफ कीजिए बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का 75,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है हर विधानसभा से। तो एसपी बीएसपी किस तरह से मंथन कर रहे हैं, 2024 के लिए अपने अभियान को आगे ले जाना है, उससे संबंधित पूरी जानकारी हमने आपको दी। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, राजेश चौधरी है प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, डॉक्टर अभिषेक राय है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साजन केसिंग है बसपा का पक्ष रखने के लिए, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर अभिषेक राय, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार पीछे से कोई चला रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? और दूसरी बात यह कि अब तो ओपी राजभर पर भी अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन के अंदर, 2024 तक कैसे चलेगी गाड़ी? देखिए, गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। माननीय ओपी राजभर जी ने भी कह दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात एकदम क्लियर कर दी, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। रही बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, रिमोट से चलती है सरकार, सबको पता है केंद्र से सरकार चलती है। योगी जी कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। 7 तारीख को काशी आ रहे हैं, तो उस दौरे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस के दौरे पे हैं, तो ये सबको पता है किस तरह की सरकार है। रुपया 2014 में आईसीयू में था जब 66 रुपए उसकी वैल्यू होती थी, आज 79.10 है रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले। आज रुपया आईसीयू में नहीं है, शायद आईसीयू से भी बड़ी कोई चीज होती है। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मेरे नहीं समझ में आता आईसीयू से बड़ी क्या चीज होती है। फिर देखिए हर तरफ कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखाई देती है, चाहे अधिकारी हो चाहे इनके वो हो। आप मुझे बताइए, किसानों को भरपूर बिजली मिली रही है उत्तर प्रदेश में, 300 यूनिट बिजली फ्री हो चुकी है, बिजली का बिल माफ हो चुका है, महंगाई कम हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, ये सारे मुद्दे तो आप लोग उठाते रहे हैं, घूम फिरकर बात और सवाल वहीं पर आ जाता है कि ये सारे मुद्दे, ये सारा जिक्र तो आप लोग करते रहे हैं, लेकिन उसको कोई फायदा आपको नहीं मिला। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं ऐड कर रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि 100 दिन में 97% काम जो है या जो टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, वो पूरे हुए हैं, प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा आए हैं, मंत्रियों अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आस्था जी, मैं बता तो रहा हूँ, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखती है। सबसे पहली लाइन मैंने ये बोली, मैंने बोला बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, महंगाई खत्म हो चुकी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। कहाँ है उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगारी है? सबको रोजगार मिल चुका है। वो तो कह रहे हैं 10,000 पुलिस भर्तियां पूरी की हैं 100 दिन के अंदर। नहीं पूछेंगे सदन में, वो तो हम पूछेंगे, पूछ रहे हैं, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे सदन के पटल पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा हो गई है शायद, आपको पता होगा। आप मुझे ये बताइए कि महिला एकदम सुरक्षित है, राजधानी में गाड़ियां नहीं चोरी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं, कोई अपराध नहीं है, 51 दिन से डीजीपी कर चुके हैं ये लोग। ठीक है अभिषेक, तो सबको पता है कि क्या चीजें हैं। सावन के अंधे को हरियाली हर तरफ दिखेगी। चलिए, आपने बहुत दिलचस्प लाइन में अपनी इस पूरी बात को समेटा है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। राजेश चौधरी से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी लोग अपनी राय रख ले। अंशु अवस्थी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशु जी बताइए, एक तरफ सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है, कोई जमीन वापस कैसे ली जाए, बसपा सदस्यता अभियान चला रही है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ हो रहा है क्या यूपी को लेकर? नहीं, बिल्कुल आस्था जी, कांग्रेस भी अपना मंथन कर रहे हैं हम, और आपके सामने सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस 100 दिन की असलियत उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री बता रहे थे कि क्या परिस्थिति है सरकार के अंदर, कहां पर सामंजस्य है, कहां पर अंतर्द्वंद है और किस तरीके से भ्रष्टाचार में वर्चस्व के लेकर लड़ाई चल रही।
कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कौन भ्रष्टाचार करेगा। इस बात को लेकर 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उनके मंत्री ने स्वयं रखा है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ बताने सुनाने की जरूरत नहीं। चलिए, आपने अपनी तरफ से ठीक है, आपने अपनी तरफ से आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नहीं है, सिर्फ लूट हो रही है। ठीक है, लूट हो रही है। मैं आपसे विस्तार से आगे पूछूंगी कि कहाँ लूट हो रही है, कौन से विभाग में लूट हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जहां लूट देखी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, शिकायत दर्ज कराई। मैं विस्तार से आपके पास आऊंगी अंशु अवस्थी जी, लेकिन इस बीच साजन सिंह जी भी अपनी बात रख लें। साजन सिंह जी, हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में जो जीत हुई है, मैं अंशु अवस्थी जी 20 सेकंड में शुरुआत में सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें, उसके बाद विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी है। उत्तर प्रदेश के ठीक है, ये सारे जवाब राजेश चौधरी जी देंगे, लेकिन साजन के सिंह जी ये बताइए, आजमगढ़ और रामपुर में जो भाजपा की जीत हुई है लोकसभा उपचुनाव के अंदर, वहां पर कहा जा रहा है कि बसपा ने मदद की है, बसपा जो है वो फैक्टर रही है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने वोट काट दिए, तो रामपुर में आपने जो है कैंडिडेट ही नहीं उतारा, और अब 2024 के लिए आप लोग मंथन कर रहे हैं, वहां भी यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा क्या? पीसीआर अंशु अवस्थी जी के ऑडियो नीचे करिए, पहले सभी पैनलिस्ट बोलेंगे। साजन के सिंह जी जवाब दीजिए मेरी इस बात का। कोई भाई साहब बोले जा रहा है तो समझ में नहीं आया, पीछे से कोई भाई साहब बोले। ठीक है साजन जी, मेरा सवाल यही है कि 2024 के लिए आप लोगों ने लखनऊ में बड़ा मंथन किया है, हर विधानसभा से आप 75,000 नए सदस्य बनाएंगे, मतलब बसपा अभी से एक्टिव मोड में आ गई है और बीते कई साल बाद हमें ऐसा देखने को मिला है। क्या ये आजमगढ़ और रामपुर में जो भाजपा की जीत हुई है उसके बाद बीएसपी पर आरोप लगे थे कि ये खेल आप ही ने बिगाड़ा है, क्या 2024 में भी यही देखने को हमें मिलेगा? आप वोट कटवा साबित होंगे? इसको जो आरोप लगाना लगा ले, बसपा अपना काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो 100 दिनों में दिख गया है। 100 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया है, तो कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। 100 दिन में जैसा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है कि आगे आने वाली आशंका है कि सरकार क्या करने जा रही है बाकी के 5 वर्षों में। रही बात जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, क्यों बसपा एक्टिव मोड पे है, इसका रीजन जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, जो यथावत है, यथास्थिति बनी हुई है, जस के तस खड़े हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर, विकास हो, सारे के सारे मुद्दे धराशायी होकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित ये सरकार चल नहीं सकती है। और सरकार का हमारे ऊपर में बहन जी ने आदेश दिया है सारे कार्यकर्ताओं को एक्सपोज करने के लिए सरकार को दो स्तरीय काम करना है। हमने आस्था जी मैं बता दूं, जो चर्चा हुई है पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाना है, दूसरी ये मैसेज देना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि बसपा ही हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष में और भी कोई शोर मचा ले, चिकपुल्ली मचा ले, लेकिन बसपा ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। यही मैसेज दिया, इसी मैसेज पे हमें काम करना है, कार्यकर्ताओं को सबल बनाना है, घर घर जाकर के यही मैसेज पहुंचाना है। बहन जी का दिया हुआ बसपा की जो सरकार होगी आने वाली 2024 में, कुल मिलाकर 2024 के लिए बसपा अभी से सक्रिय हो चुकी है और ऐसा काफी वक्त बाद देखने को मिला है, वरना हर बार यही दिखता था कि चुनाव से मौके पहले बसपा आती थी और कहा जाता था कि क्या कमाल आप कर पाएंगे। लेकिन 2024 के लिए आप अभी से सक्रिय हैं और सदस्यता अभियान को भी आप बहुत एग्रेसिवली आगे लेकर जा रहे हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजय जी, यही सवाल आपसे कि बसपा की सक्रियता अभी से ही हो गई है 2024 के लिए, तो क्या जो मॉडल, जो पैटर्न आजमगढ़ और रामपुर में दिखा था, क्या इसी की तर्ज पर 2024 में भी यही देखने को हमें मिल सकता है? नमस्कार और फेलो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड सेटअप कर दिए उसको फॉलो करने के लिए दोनों पार्टियां मजबूर हैं। जो आज सदस्यता अभियान की बातें बहुजन समाज पार्टी और हमारे मित्र कर रहे हैं, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उन्होंने 2019 में एक बूथ आइडेंटिफाई किया था, तकरीबन 1,63,000, उसमें से 1.25 में तो जीत दर्ज की थी। तो देखिए, वो स्ट्रेटेजिक मूव कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ मूव कर रहे हैं। अभी जो 100 दिन की प्लानिंग की बात करेंगे, 100 दिन में देखिए, चाहे वो जॉब का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वेलफेयर का हो, चाहे फार्मर का हो, चाहे पावर का हो, सब क्षेत्रों में अपनी बातों को उन्होंने रखा है। और लेकिन संजय राणा जी, विपक्षी पार्टियां इसको मानने को तैयार नहीं है। आप तो सेक्टर वाइज बता रहे हैं कि कहां लक्ष्य रखा गया है, कितना टारगेट अचीव हुआ है, सरकार कहां तक पहुंची है, किस क्षेत्र में क्या काम है। विपक्षी पार्टियां इसे सिरे से खारिज कर रही है। वो कह रही है कि विकास तो हुआ ही नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है। तो उनकी इस बात को किस संदर्भ में लिया जाए, कहां भ्रष्टाचार लूट हुआ है?
देखिए, मुझे भ्रष्टाचार तो कहीं दिख नहीं रहा। अगर भ्रष्टाचार है तो विपक्षी पार्टी को सारा राइट बनता है कि वो जनता के पटल में ला के रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सबको बताए। लेकिन भ्रष्टाचार है नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमें लगता है कि विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दों की कमी है। अगर इनको वेट कर लेना चाहिए। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ जाएंगी सबके सामने, और एक एक सिलसिलेवार तरीके मंत्रालय पे बैठ के चर्चा की जा सकती है, जिससे प्रदेश और देश का फायदा होगा। ठीक है। तो एक एक करके मंत्रालय वाइज प्रेजेंटेशन की शुरुआत कल से हो रही है। देखना होगा कि और डिटेल में क्या जानकारी निकल करके सामने आती है। राजेश चौधरी जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी, आपके पास सबसे लास्ट में मैं आ रही हूं। और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि 100 दिन तक जो सरकार चली है उसमें लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं और बसपा तो बहुत बड़ा दावा कर रही है कि 2024 में भाजपा को हराने की कैपेसिटी सिर्फ उसके साथ है। अभी तक आरोप ये था कि बसपा के चुनाव लड़ने से फायदा भाजपा को होता है। देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम है आरोप लगाना, और इनके सब जो आरोप होते हैं गैर तथ्यात्मक और झूठे होते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने 100 दिन के अंदर 17 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने का काम किया है। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 1,90,000 उद्यमी कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया है। तीसरी ग्राउंड सेरेमनी में प्रधानमंत्री के हाथों से 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। 100 दिन के अंदर 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। अब बेरोजगार तो ये लोग हो गए, इनकी नीतियां जनता को पसंद आती नहीं है। योगी जी का काम अपने आप में इतना ताकतवर है और इतना प्रभावी रूप से जनता के मन पर असर छोड़ता है कि इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। समाजवादी के पार्टी के मित्र मेरे कह रहे थे सदन में, अरे आप क्यों अपने मुंह से सदन की चर्चा कर रहे हो? जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, मैं भी उस सदन का सदस्य हूँ, आप लोग गो बैक के नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कहाँ इंग्लैंड से आई है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करते। बात करेंगे सदन में बात उठाने की। जनता में बेनकाब चेहरे हैं ये। जनता किसी भी हालत में इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखिए, कितना कम समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री लोकार्पण करने के लिए बहुत आ रहे हैं। तो ये लोग हवा में बात कर रहे हैं। और चुनाव की यदि बात करें, आजमगढ़ को तो ये अपनी जागीर समझते थे, आज कहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है देखिए। और रामपुर में नहीं, आस्था जी मेरी एक बात सुनिए, रामपुर के अंदर जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी है वहाँ 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 53% वोट हमको मिला है रामपुर के अंदर। ठीक है राजेश चौधरी जी, रामपुर और आजमगढ़ के नतीजे सबने देखे और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। सवाल ये भी खड़े हुए कि अब जैसे जातिगत और धार्मिक समीकरणों को लेकर कुछ पार्टियां अपनी सफलता का फॉर्मूला मान के चलती थी, क्या इन चुनाव नतीजों के बाद वो सब भी ध्वस्त हो गया है? डॉक्टर अभिषेक राय, यहां सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, हमने तो आंकड़े पेश किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक एक्सप्रेसवे के क्रेडिट के लिए इतना जद्दोजहद करते रहे, इतना झगड़ते रहे, उन्होंने तो 3-3 बना दिए। पूर्वांचल भी पूरा हुआ, बुंदेलखंड का इनॉग्रेशन होने जा रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। आस्था जी, मैं बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ ना, मैंने तो आपको सारी लिस्ट दे दी। हमने तो बता दिया था बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, बिजली फ्री हो गई, 300 यूनिट बिजली माफ हो गई, जो इनके घोषणा पत्र में था 100 दिन में जो करने वाले, मैंने तो सारी लिस्ट बता दी। दूसरी बात, 17 लाख स्मार्टफोन बांटने की ये बात कर रहे हैं, कृपा करके वो बता दे जिले वाइज किस जिले में कितना बांटा। मैं जरूर जानना चाहूंगा। 5 जिलों में काम करता हूँ, अब 5 जिलों में कितने फोन बटे मुझे एकदम पता है। अभी ये कहते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर को 10 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास किया। आप प्लीज अपने न्यूज 18 के रिपोर्टर्स को भेज के, अपनी कैमरामैन को भेज के, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज भेज के उनकी वास्तविक स्थिति दो। क्या वो बिल्डिंगें चल रही है? क्या वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो गया? तो ये कहते हैं ना, ये आंकड़ों से कैसे कहते हैं? अभी 17 लाख पढ़ के बता दिया राजेश भाई ने। तो राजेश भाई बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है, मैं बहुत तारीफ करता हूं उनकी। झूठ कितने सलीके से बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है। जैसे महंगाई का आज बात करते, मैंने पूछा ना 2013 में रुपया आईसीयू में था, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आईसीयू में नहीं है रुपया। आज ये सबको पता है, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है।
किसानों ठीक है, आपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर जवाब दिया डॉक्टर अभिषेक राय। अब मुझे बसपा की बात का जवाब दीजिए। ठीक है, अब मुझे बसपा की बात का जवाब दीजिए। आपने ये आरोप लगाया कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में बसपा के कारण भाजपा की जीत हुई है, लेकिन बसपा कह रही है कि हमको कम करके आंका जा रहा है, हम सपा और भाजपा दोनों की पोल खोलेंगे और भाजपा को सही टक्कर बसपा ही दे सकती है। आस्था जी, अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था और सारी बातें सुन रहा था। आपने भी कहा कि हमारा दम टूटा है कि आजमगढ़ और उसको हम जागीर समझते थे। साहब, गोरखपुर, फूलपुर भी आप हारे थे, कैराना भी आप हारे थे, तब तो गोरखपुर तो आपका गढ़ हमेशा रहा है ना। वो गढ़ क्यों हारे थे आप? चुनाव है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हमारी कुछ कमियां होंगी, जनता ने हमें नहीं पसंद किया, हम मानते हैं, हम अपनी जनता का जो आदेश है हम उसको मानते हैं। 2012 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हम 2,54,00,000 मतदाताओं का आशीर्वाद मिला था, और आज हम विपक्ष में बैठे हैं, 3,08,00,000 मतदाताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी ग्रो कर रही है, और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने वाली पार्टी कौन है, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। आप देख रहे हैं कि मुझे इसके बारे में जनता को पता है कि एक पार्टी है जो जनता के लिए खड़ी है, वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, आप देखिएगा कितने लोग समाजवादी पार्टी। साजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए साजन सिंह जी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य विपक्षी दल कौन है उसके लिए लड़ाई हो रही है। इनको अपने अलायंस में राजभर जी की बातों पे ध्यान देना चाहिए। इनको अगर आईना किसी ने दिखाया कि इनके खुद के अलायंस राजभर जी ने दिखाया है, हम सब उनकी बात को सुन लें। बिल्कुल, एक बार बात पूरी कर ले साजन सिंह, मैं 10 सेकंड दूंगी आपको। आपको एहसास कराया कि समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं आ सकती वापस, जनता ने नकारा है आपको। रही बात, आप बसपा को नकार रहे थे, जवाब दिया है। ठीक है साजन जी, हंस रहे हैं अभिषेक राय, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं साजन भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। माननीय बहन जी की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था, सारे न्यूज चैनलों पे भी छपा था, माननीय गुड्डू जमाली जी के लिए। ऐसा क्या हो गया उस स्टेटमेंट के बाद? 4 महीने बाद क्या उनका चरित्र बदल गया? वो स्टेटमेंट सबको पता है। आप कहते हो माननीय बहन जी अपने कहते हैं और उसके बाद आप गुड्डू जमाली जी सबको पता है आप किसकी मदद कर रहे हो, किसकी मदद कर रहे हो। और एक सीट वाले प्लीज आप उमाशंकर सिंह जी को छोड़िए, निर्दलीय जीत जाएंगे। इस पर नहीं बोलेंगे, केशव देव मौर्य पे नहीं बोलेंगे, शिवपाल यादव पे नहीं बोलेंगे, आजम खान पे नहीं बोलेंगे। और देखिए, आज तो अखिलेश यादव ने खुद कह दिया कि कोई गुस्सा है तो मैं क्या करूं, राजनीति पीछे से गाइड होती है और आपके नेता किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। गठबंधन बिखर रहा है, संदेश यही जा रहा है अभिषेक राय जी, गठबंधन बिखर रहा है, पार्टी के अंदर भी अंतर्द्वंद अपने चरम पर है। आशीर्वाद मिला है, समाजवादी पार्टी के इतिहास में इतना मत समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला। आप बात कर रहे हो, जनता का प्यार नहीं मिला। अच्छा ठीक है, निकल गया आपका। अरे जिसको पॉकेट का वोट समझते थे, पॉकेट से निकल गया। आपने तो मायावती जी ने तो कह दिया, बहन जी ने कह ठीक दिया। है, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, सबको समय मिलना चाहिए। अंशु अवस्थी जी, देखिए यहाँ पर सपा और बसपा, ऐसा लग रहा है कि मुख्य विपक्षी दल कौन है, भाजपा को टक्कर देने लायक कौन है, अपने अपने तथ्य और अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात तो दोबारा नजर ही नहीं आई उत्तर प्रदेश के अंदर। 2024 के लिए कोई रणनीति, कोई मंथन कांग्रेस के भीतर भी चल रहा है या चुनाव से एन पहले ही दिखाई देगा? दल को लेकर जो बात हो रही है वो जनता हमेशा तय करती है। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर चिंतन कर रही है और आपके चैनल पर ये सारी चीजें दिख रही हैं कि जनता के हितों को लेकर कौन लड़ रहा है। आज भी अगर जनता के हितों को लेकर सबसे ज्यादा कोई आवाज उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी उठा रही, प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम तो ये बात करते हैं कि इस महत्वपूर्ण डिबेट में जनता के हितों की बात हो कि आखिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन में ऐसा क्या किया कि जिससे जनता का फायदा होता। ठीक है, चुनाव आप जीत गए, चुनाव आपको जीत आपको मुबारक, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है, जो 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है, उसके नौकरियों को लेकर तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमने 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्तियां पूरी की, आगे भी विभागों में वैकेंसीज आएंगी। उन्होंने फिलहाल 10,000 का आंकड़ा दिया है और राजेश चौधरी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, हम यही बात कहते हैं हमेशा
देखिए, एक मिनट, मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप उनकी बात करिएगा। अगर आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं तो आप कर लीजिएगा। नहीं, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूं, मेरा काम है सबसे सवाल पूछना। कि आप चुनाव जीत गए, क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की समस्याएं खत्म हो गई? उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं पीने लायक। क्या आपने उसको लेकर कोई इंतजाम किए? आज भी 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने तो वो व्यवस्था की थी कि सरकारी स्कूलों में अच्छे से अच्छा बच्चा अच्छे से पढ़ के आगे जा सकता था। आज भी जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार के समय बनाए स्कूलों से पढ़कर निकले हुए हैं। आपने उन स्कूलों को क्या किया? बंद करने का काम किया। 50,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, ताला लगा हुआ है, ताला। लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास भी करिए। उत्तर प्रदेश में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर आवाज उठा रही है। ठीक है अंशु अवस्थी जी, आपने ये जो मुद्दे उठाए हैं, मैं इनको राजेश चौधरी जी के पास लिए जा रही हूँ। राजेश चौधरी जी, यही आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लग रहा है कि जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जो आंकड़े आप सामने रख रहे हैं, जो बातें आप सामने, उसको विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर खारिज कर दे रही हैं। देखिए, मैंने पहले जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया उस समय भी कहा, और क्या क्या काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 दिन के अंदर ये वो बताया। फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ और नए काम बताता हूँ जी। ओडीओपी के तहत 5 जिलों में सुविधा केंद्र शुरू किए गए, इसी सरकार ने किया है। 8 लाख किसानों को 4635 करोड़ रुपए का फसली ऋण बांटा गया है। 6000 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। इससे स्पीड से और कोई काम नहीं हो सकता है। 5000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कों का निर्माण हुआ है। साहब, आप जाकर के देखिए, एसी कमरे से बाहर निकलिए। और बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे, तो कांग्रेस तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ खड़ी है सब जानते हैं ना। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कब होते थे आप सोचिए। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई। 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए। जवाहरलाल नेहरू को छोड़िए ना भाई। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देखो ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ एफआईआर है। दोनों ईडी चक्कर लगा रहे हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार जो पाप अपने जीवन में राजनीतिक रूप से किया उसको भुगत रहे हैं। आप अपने कानूनी पसड़े को देखिए। जनता आपको स्वीकार करने को दूर दूर तक तैयार नहीं है। ठीक है राजेश जी, आपने कांग्रेस की बात का जवाब दिया। लॉ एंड ऑर्डर का कर ठीक है राजेश जी, आपने कांग्रेस की बात का जवाब दिया। मैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर आपको लेकर आना चाहूंगी। कहा गया कि रिमोट से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार कोई और चला रहा है पीछे से। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुशल नेतृत्व में चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को, अखिलेश यादव को अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं जी। उस समय तो 3.5 मुख्यमंत्री होते थे। एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, दूसरे मुख्यमंत्री अपने रामगोपाल यादव जी थे, तीसरे अखिलेश यादव, और आधे चाचा आजम खान मुख्यमंत्री होते थे। सरकार को चलाने वाले ये लोग होते थे। मोहरा बना करके काम कर रहे थे अखिलेश यादव जी को। तो इनको यही लगता है, इनको वही दिन याद आते हैं कि सरकार को कोई और चला रहा है। अरे आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम करने का यदि किसी ने काम किया है तो योगी जी महाराज ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में बाहर से आकर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है। आज यहाँ उद्योग धंधे लगाना चाहता है। आज लोग यहाँ पर्यटन करने आ रहे हैं। नहीं, रात में रोड बंद हो जाते थे समाजवादी पार्टी के शासन में। कौन सरकार चलाएगा? ठीक है राजेश जी, योगी जी का अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पर जवाब देंगे। अभिषेक जी, यहाँ तो सवाल सपा की ही सरकार पर उठा दिया गया कि आपके समय पे तो 3.5 मुख्यमंत्री थे। आप कह रहे हैं कि पीछे से यहाँ कोई सरकार चला रहा है। आपके समय में टूरिज्म नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, इन्वेस्टर्स भाग जाया करते थे। मैं आपसे आस्था जी बहुत एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आप 75 साल का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए। संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट होती है? और उप मुख्यमंत्री होती है तो उप मुख्यमंत्री किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि उनके विभाग में कितने ट्रांसफर हो गए। तो ये स्थिति है। अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक इनके स्टूल मंत्री जिनको कुर्सी नहीं मिलती है जगह जगह, उसके बाद ये कह रहे हैं सरकार चला रहे हैं। सबको पता है सरकार कहाँ से चले। सिर्फ उद्योगपतियों की मदद करने के लिए, सिर्फ उद्योगपतियों की मदद करने के लिए आप कुशीनगर का एयरपोर्ट बनाया, वो भी अडानी जी को दे दिया। 6 एयरपोर्ट दे दिया आपने उनको। अभी आप बात करते हो
कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हो। भाई आप सिर्फ एक उद्योगपति की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जनता पूछती है। आप उसकी महंगाई के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कहाँ है वो सिलेंडर जो स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी लेके घूमते थे 13-14 में? लेकिन अभिषेक राय जी देखिए, घूम फिर कर सवाल वही आ जाता है, ये सब तो चुनाव में कहा ही था ना आपने, पर जनता ने मैंडेट उनको दिया है और ऐतिहासिक रूप से दोबारा भाजपा की सरकार बनवा दी है। आस्था जी सुन लीजिए, सरकार किसी की बने, हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र है, हार जीत को लगी रहती है, पर जनता के मुद्दे उठाएंगे ना साहब, क्यों नहीं उठाएंगे? आपको नहीं लगती होगी आस्था जी महंगाई, मुझे नहीं पता, लेकिन जो जनता भोग रही है ना, जिसके थाली में निवाला नहीं पड़ रहा, उसको पता है कि कैसे रोटी और दाल का इंतजाम करना है। अभी बहुत अच्छी बात कही राजेश जी ने, अभी जैसे ये भी एसी चैम्बर में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मैं भी एसी चैम्बर में बैठ के, साहब ग्राउंड पे आओ और देखो ईमानदारी। लेकिन हाल में तो आप ही के सहयोगी दल आपको ग्राउंड पे जाने के लिए नसीहत दे रहे हैं। अभिषेक राय जी, ओपी राजभर कह रहे हैं एसी कमरों से निकलिए, और देखिए बार बार कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि कोई मुझे एडवाइस ना दे, कोई मुझे एडवाइस ना दे। आंकड़ों से मत खेलिए, आंकड़ों से ठीक है, आपने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए और सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा इस दावे के साथ कि हमने जितने काम बोले थे 100 दिन के लिए 97% उसमें से पूरे हो चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सपा और बसपा उसने 2024 के लिए कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही हैं और बसपा ने तो बड़ा लक्ष्य रखा है, हर विधानसभा क्षेत्र से 75,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बसपा ने रखा है। बहरहाल महाबहस में फिलहाल इतना ही।